Assalamu alaikum. So, we are continuing with the chapter number three. So far in this chapter, we have studied three questions about the sources and uses of GDP. In the previous lecture, we did the third question, which was the demand for goods and services. Okay. Now, after having studied the three questions before about the supply of goods and services, then how the income is distributed among factors of production and the demand for goods and services. Now we will combine all these things together and we are going to study the question that what brings the supply and demand for goods and services into equilibrium. आपने डिमांड साइड भी देख लिया है, आपने सप्लाई साइड भी देख लिया है, तो अब हमें इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है। तो ये कुछ समरी मैंने यहाँ पर स्लाइड पे शो की हुई है कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में वी हैव सीन दैट एग्रीगेट डिमांड इक्वल सी प्लस आई प्लस जी, जिसमें से जो आपका सी है दैट इज फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट जी बार है, टैक्सेस टी बार है, मीन्स दोनों फिक्स्ड है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हमने पढ़ा था दैट आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और दोनों लेबर एंड कैपिटल हमारे फिक्स्ड हैं तो हमारा जो आउटपुट है दैट इज आल्सो फिक्स्ड। अब अगर हम इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइन करें तो हमें जो हमारी इक्वेशन है, इनकम आइडेंटिटी जो है या जो एग्रीगेट डिमांड है y इक्वल्स सी प्लस आई प्लस जी, उसमें हमें डिमांड और सप्लाई की जो एलिमेंट्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब अगर हम y एज इट इज आ गया, c की जगह हमने लगा दिया कंजम्पशन फंक्शन c ब्रैकेट y माइनस टी, i की जगह हमने लगा दिया इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट, और g की जगह हमने g लगा दिया। लेकिन अब फर्दर इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो जो क्वांटिटीज फिक्स्ड हैं उनको उसी फॉर्म में हम लेके आएंगे। तो जब हम इन पे फिक्स क्वांटिटीज को एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आउटपुट भी फिक्स्ड है, तो जो राइट हैंड साइड पे आउटपुट आ रहा है y माइनस टी में, वो भी y बार हो जाएगा, आपका जो g है वो भी g बार हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये हमारी फाइनल इक्वेशंस जो बनती हैं, जो हमने पहले पढ़ी हैं। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज सी वाई बार माइनस टी बार। इनकम भी फिक्स्ड है क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है और टैक्सेस भी फिक्स्ड है, इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट, और हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी फिक्स्ड है। एग्रीगेट सप्लाई का ये वही वाला फंक्शन हमने लिख दिया। और इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम हमारे पास आ गया है दैट y बार इक्वल्स द एग्रीगेट डिमांड इक्वेशन। फिर हमारे पास आ जाती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई से हमने y बार ले लिया है और इक्वालिटी के बाद एग्रीगेट डिमांड की जगह हमने उसकी इक्वेशन लिख दी है। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप नोट करें कि जो सारी क्वांटिटीज हैं वो तो फिक्स्ड है, ठीक है। तो जो भी चेंज आएगा डिमांड और सप्लाई में, वो इक्विलिब्रियम फिर कैसे एडजस्ट होगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट है जो एक वेरिएबल है और वो ऑलरेडी डिटरमिन्ड नहीं है। लास्ट इक्वेशन में सिर्फ उसके ऊपर बार नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट फिक्स्ड। तो ये इसलिए है कि इंटरेस्ट रेट स्टिल हैज अ की रोल टू प्ले, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट ही एडजस्ट होगा टू इंश्योर कि आपकी डिमांड फॉर गुड्स ऑलवेज इक्वल्स सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अब आपका इंटरेस्ट रेट हाई है और इन्वेस्टमेंट लो है, तो आपकी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी लो होगी। इफ द इंटरेस्ट रेट इज टू हाई, then investment will be too low and the demand for output falls short of supply. डिमांड इतनी कम हो जाएगी कि वो सप्लाई से भी कम हो जाएगी।
तो और अगर हम इसका ऑपोजिट सिनेरियो देखें कि इफ इंटरेस्ट रेट इज टू लो, तो इन्वेस्टमेंट विल बी टू हाई and the demand exceeds the supply. Only at equilibrium rate of interest, the demand for goods and services equals the supply of goods and services. ठीक है? तो इंटरेस्ट रेट के थ्रू जो भी डिसइक्विलिब्रियम होगा डिमांड एंड सप्लाई का, वो इंटरेस्ट रेट की ऊपर या नीचे मूवमेंट की से वो उसको इक्विलिब्रियम को एडजस्ट कर देगा. ओके. Now we have the equilibrium in the financial markets, the supply and demand for loanable funds. अब आपका जो इंटरेस्ट रेट है दैट बैलेंसेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो वी आल्सो हैव टू लुक एट द फाइनेंशियल मार्केट्स, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है. और हम इंटरेस्ट रेट का रोल बेहतर तौर पर समझ सकते हैं बाय स्टडिंग द फाइनेंशियल मार्केट्स. तो इसमें अगर हम देखें तो लोनेबल फंड्स मार्केट क्या होती है. लोनेबल फंड्स मार्केट में हमारे पास डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स होगा और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स. लोनेबल फंड्स मतलब जो फंड्स अवेलेबल हैं फाइनेंशियल मार्केट में टू बोरो. ठीक है. तो जो डिमांड फॉर फंड्स है वो आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड है, और जो सप्लाई ऑफ फंड्स है वो आपकी सेविंग्स है. जाहिर है सेविंग्स आपकी फाइनेंशियल मार्केट में आती हैं तो उसी पैसे को एज इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो बोरो करते हैं. और जो प्राइस ऑफ फंड्स है वो आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है. जैसे कोई भी कमोडिटी हो, हम उसकी डिमांड और सप्लाई को स्टडी करते हैं तो उसकी प्राइस के अगेंस्ट देखते हैं ना कि उसकी गिवन प्राइस पर कितनी डिमांड होगी और कितनी सप्लाई होगी. तो जो आपके लोनेबल फंड्स हैं उनकी प्राइस इज द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन करेगा कि कितनी डिमांड होगी और कितनी सप्लाई अवेलेबल होगी उस डिमांड के अगेंस्ट. अच्छा, डिमांड फॉर फंड्स मतलब इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट का डिमांड फॉर फंड्स कम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. Firms borrow to finance spending on plant and equipment, new office buildings. और जो consumers हैं they borrow to buy new houses. ठीक है, हमने बात की थी कि जो new houses को बनाना है या खरीदना है that comes under investment. And this demand depends negatively on real rate of interest, क्योंकि वो प्राइस है आपकी लोनेबल फंड्स की, उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है. जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई होगी तो डिमांड आपकी फिर लो होगी. ये है डिमांड कर्व फॉर लोनेबल फंड्स. आप देख रहे हैं कि फंड जो आपका कर्व है दैट इज नेगेटिवली स्लोप्ड व्हिच इज शोइंग कि एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इज लो, एंड एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट द इन्वेस्टमेंट इज हाई. अब सप्लाई ऑफ फंड्स की बात करें तो सप्लाई ऑफ फंड्स इज द सेविंग. अब हाउस होल्ड्स जो हैं दे यूज देयर सेविंग्स टू मेक बैंक डिपॉजिट्स एंड परचेज बॉन्ड्स एंड अदर एसेट्स. These funds become available to firms to borrow and finance investment spending. जो भी लोगों की सेविंग होगी वो उसे बैंक में रखेंगे, और जो इन्वेस्टर्स होंगे वो बैंक से जाकर उसको एज लोन बोरो करेंगे. The government may also contribute to saving if it does not spend all the tax revenue it receives. अब हमारे पास दो तरह की सेविंग्स हैं, एक प्राइवेट सेविंग है और एक पब्लिक सेविंग है. प्राइवेट सेविंग वो है जो हाउस होल्ड्स करते हैं, और पब्लिक सेविंग वो होगी जो गवर्नमेंट अगर अपने रेवेन्यू स्पेंडिंग के बाद रेवेन्यू उसका कुछ बच जाता है तो उसको सेव करती है, तो वो पब्लिक सेविंग कहलाती है. इसमें ये टाइप्स ऑफ सेविंग हमने लिखी है. प्राइवेट सेविंग क्या है? आपकी डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन. मींस डिस्पोजेबल इनकम ऑब्वियसली इनकम माइनस टैक्सेस, उसमें से अगर आप कंजम्पशन को माइनस कर दें तो कंजम्पशन करने के बाद जो बच जाएगा वो आपकी सेविंग होगी. पब्लिक सेविंग क्या होगी? पब्लिक सेविंग होगी टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग. आपने टैक्सेस से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है, जो अमाउंट कलेक्ट किया है, उसमें से गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने के बाद जो बच जाएगा
वो आपकी पब्लिक सेविंग होगी। अब नेशनल सेविंग जो है एस, वो किसके इक्वल होगी? वो इन दोनों तरह की सेविंग्स के इक्वल होगी, प्राइवेट सेविंग प्लस पब्लिक सेविंग। अगर दोनों को हम इक्वेशन में लिखते हैं, y माइनस टी माइनस सी प्लस टी माइनस जी, तो आपकी सेविंग हो जाती है माइनस टी और प्लस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी वुड हैव y माइनस सी माइनस जी, एंड दिस सेविंग शुड इक्वल investment. So flows into the financial market, flows in form of public plus private savings must balance the flows out of the financial markets, that is investment. तो आपकी जो नेशनल सेविंग है दैट इज इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये बजट सरप्लस एंड डेफिसिट की बात पहले भी हमने की थी, इसको ये नोटेशंस में देख लेते हैं। इफ टैक्सेस आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो ऑब्वियसली बजट सरप्लस है, टी माइनस जी। फिर आपका क्या होगा? यू विल हैव पब्लिक सेविंग, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा होगा, स्पेंडिंग कम होगी, तो आपके पास पब्लिक सेविंग होगी। इफ़ टी इज़ लेस देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो बजट डेफिसिट होगा, तो फिर उस सूरत में हम लिखते हैं जी माइनस टी। ठीक है, सरप्लस में टी माइनस जी है और डेफिसिट में जी माइनस टी है, एंड पब्लिक सेविंग इज नेगेटिव। इफ टी इक्वल्स जी तो बैलेंस बजट है, तो पब्लिक सेविंग आपकी जीरो होगी। ठीक है, और यहाँ पर ज़ाहिर है मैनकीफ की बुक अमेरिकन इकोनॉमी की है, तो उसमें ये बात है कि यूएस गवर्नमेंट फाइनेंसेस दिस डेफिसिट बाय इशूइंग ट्रेजरी बॉन्ड्स, दैट इज बोरोइंग। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी यही है कि वो भी इट बोरोज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड्स, टी बिल्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो भी बोरोइंग करता है फ्रॉम द बैंक्स अपने बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। अच्छा जी, now, substitute consumption function and investment function into the national income accounts identity. तो पहले था हमने जो हमारी नेशनल इनकम अकाउंट्स आइडेंटिटी थी दैट इज बेसिकली y इक्वल्स सी प्लस आई प्लस जी। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया है, y उधर ही आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो c और g है उसको हम जो राइट हैंड साइड है उससे उठा के लेफ्ट साइड पर ले आए हैं, तो वो बन गया है y माइनस सी माइनस जी इक्वल्स आई। अब y एज इट इज है, c की जगह हमने कंजम्पशन फंक्शन लिख दिया है माइनस जी, और इन्वेस्टमेंट को हमने कर दिया है दैट इट इज फंक्शन ऑफ रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें आपके g t और y फिक्स्ड है, तो वो सारे बार्स जब हम लगा देते हैं तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है y बार माइनस सी वाई बार माइनस टी बार माइनस जी बार। तो ये जो है आपका दिस इक्वल्स योर सेविंग। ठीक है, मतलब आप अगर अब इसको इस तरह से समझें कि जो वाई बार है दैट इज टोटल फिक्स्ड आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी और इनकम ऑफ द इकोनॉमी, उसमें से क्या क्या माइनस हो रहा है? उसमें से कंजम्पशन स्पेंडिंग माइनस कर दें, आपके पास जितनी इनकम है उसमें से आप कंजम्पशन का हिस्सा निकाल दें, और जो गवर्नमेंट ने खर्च किया है, जो गवर्नमेंट ने परचेजेस की हैं, जो उसकी स्पेंडिंग है उसको माइनस कर दें, तो उस इनकम में ये सारे खर्चे करने के बाद क्या बच जाएगा? उसके बाद उसमें से सेविंग निकल आएगी। So your saving equals investment, which in turn is a function of the real rate of interest. So for fixed value of values of G, T, and Y, national saving is also fixed. अच्छा, अब ये लोनेबल फंड्स की इक्विलिब्रियम एंड लोनेबल फंड्स मार्केट हमने देखना है, तो उसके लिए पहले हम सप्लाई कर्व को देख रहे हैं। अब नेशनल सेविंग डज नॉट डिपेंड ऑन द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो आपका सप्लाई कर्व है दैट वुड बी वर्टिकल। हमने ये देखा है कि हमारी सेविंग फिक्स्ड है और वो किसके इक्वल होती है कि टोटल आउटपुट में से जब आप कंजम्पशन स्पेंडिंग और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को माइनस कर देते हैं, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सेविंग। तो किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी जो सेविंग है वो फिक्स रहती है, चाहे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, यू हैव अ फिक्स्ड सेविंग। दैट इज वाई जो आपका सप्लाई कर्व है फॉर लोनेबल फंड्स, इट इज अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, अच्छा, नाउ द लोनेबल फंड्स मार्केट इक्विलिब्रियम हम देखें,
तो हमने इन्वेस्टमेंट और सेविंग का इक्विलिब्रियम देखना है। सेविंग कर्व इज वर्टिकल और जो इन्वेस्टमेंट कर्व है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, because we are saying saving is not the function of rate of interest, so it is a vertical line, but investment is the function of real rate of interest। और ये कैसा रिलेशनशिप है, इट इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप। जो तो आपका हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर्व है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब जहाँ पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज आवर इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट, और इस इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट पे आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटरमिन हो जाती है। ठीक है, ओके। सो नाउ द स्पेशल रोल ऑफ आर दैट इज रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या है कि आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है दैट विल कीप एडजस्टिंग टू इक्विलिब्रेट द गुड्स मार्केट एंड द लोनेबल फंड्स मार्केट साइमल्टेनियसली। दो तरह की मार्केट हमने सो फार स्टडी की हैं, एक गुड्स मार्केट और अभी जो हमने किया है दैट इज लोनेबल फंड्स मार्केट। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्ट होता रहता है जब तक ये दोनों मार्केट्स इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट रेट लो है तो इन्वेस्टर्स वांट मोर ऑफ द इकोनॉमीज आउटपुट देन हाउस होल्ड्स वांट टू सेव। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़्यादा होगी लेकिन सेविंग इतनी अवेलेबल नहीं होगी। और इसी तरह से जो इस सूरत में क्या होगा कि आपकी जो क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड्स डिमांडेड है दैट वुड एक्सीड द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, सो जब ये होगा तो फिर आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और अगर इसका हम ऑपोजिट सिनेरियो देखें कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो हाउस होल्ड वुड वांट टू सेव मोर देन द फर्म्स वुड वांट टू इन्वेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो लोग कहेंगे कि ज़्यादा पैसा सेव करें, बैंक्स में रखें और प्रॉफिट अर्न करें, लेकिन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई होने की वजह से जो फर्म्स हैं वो बोरो करने के लिए तैयार नहीं होंगी। तो फिर क्या होगा दैट द क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड्स सप्लाई इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इस सूरत में जब आपकी सप्लाई ज़्यादा हो गई है डिमांड से, तो जब किसी भी कमोडिटी की भी हम देखें सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है तो उसकी प्राइस डिक्रीज होती है। तो इस केस में प्राइस क्या है, इस केस में प्राइस रियल इंटरेस्ट रेट है, तो ऑब्वियसली आपका रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि एट इक्विलिब्रियम हाउस होल्ड्स की जो सेविंग है दैट इक्वल्स द डिमांड ऑफ द लोनेबल फंड्स इन द मार्केट। ठीक है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब अगर इसको हम देखें कि इफ द लोनेबल फंड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम देन y माइनस c माइनस g इक्वल्स i, दैट इज सेविंग इक्वल्स इन्वेस्टमेंट। अगर हम c प्लस g को दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं तो हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको ऐड करते हैं और c माइनस g आपका कैंसल हो जाता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो what we are left with is y equals c plus i plus g, that is goods market equilibrium। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका इक्विलिब्रियम इन लोनेबल फंड्स मार्केट है दैट इम्प्लाइज द इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट। ठीक है, तो दोनों मार्केट्स आपकी साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में आती हैं। अच्छा, अब हमने कुछ इफेक्ट्स देखने हैं इक्विलिब्रियम पे, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स एंड डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स की मार्केट में, कि पहले हम इफेक्ट्स देख रहे हैं फिस्कल पॉलिसी के, कि अगर गवर्नमेंट परचेजेस इंक्रीज हो जाएं तो क्या इफेक्ट आएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि आपकी इनकम तो फिक्स्ड है वाई बार, तो इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो सेविंग है, पब्लिक सेविंग है वो डिक्रीज होगी, तो आपकी जो ओवरऑल नेशनल सेविंग है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। उसके डिक्रीज होने की वजह से जो सेविंग का कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मींस सेविंग्स आपकी कम हो गई हैं। तो जब आपकी सेविंग्स कम होती हैं उसका क्या इफेक्ट आया है हमारे पास कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है और योर इन्वेस्टमेंट हैज़ डिक्रीज्ड। ठीक है,
तो अब इसका जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगा वो कैसे बनेगा इसको हम देख लेते हैं। इफेक्ट आप देख लीजिए कि क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है। तो अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस क्या है, चैनल ऑफ इफेक्ट्स क्या बने हैं उसको देखते हैं कि क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया है। तो वो ये बनता है कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होती है और इनकम आपकी फिक्स्ड है तो डिमांड फॉर सम अदर कैटेगरी शुड डिक्रीज। डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन भी अनचेंज्ड है तो इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कब डिक्रीज होगी, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। So taxes are fixed, so government finances additional spending by borrowing, that is by reduced public saving. ठीक है, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ से होगी, वो अपनी सेविंग को रिड्यूस कर देगी। तो पब्लिक सेविंग रिड्यूस हो गई है लेकिन प्राइवेट सेविंग अनचेंज्ड है। सो रिडक्शन इन पब्लिक सेविंग रिड्यूसेस नेशनल सेविंग। देयरफॉर हमारा जो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स का कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब इस पॉइंट पे क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें तो इनिशियल इक्विलिब्रियम से कंपैरिजन करें, आपका सप्लाई का शिफ्ट हो गया है तो नाउ हियर द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इज लेस देन द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सेविंग क्या है, सेविंग इज बेसिकली योर सप्लाई, उस अमाउंट की सप्लाई है जो आप बोरो कर सकते हैं। जब वो सप्लाई कम हो गई है और डिमांड अपने लेवल पर ही है तो सप्लाई इज लेस देन डिमांड, और जब भी किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर फंड्स की प्राइस क्या है, दैट इज रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट इंक्रीजेस, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है दैट क्राउड्स आउट। डिमांड ज़्यादा थी ना, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ increase in government spending on the equilibrium real rate of interest and the investment. अब इसमें जो दूसरा इफेक्ट है, an increase in the investment demand, oh sorry, decrease in the taxes, a decrease in the taxes, ये आप लोग खुद से पढ़ेंगे बिकॉज सेम है, चाहे गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाए या टैक्सेस डिक्रीज हो जाए दोनों का एक ही इफेक्ट आता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा खुद से, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क। क्योंकि टैक्सेस डिक्रीज होने से क्या होगा कि आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी, आपकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, और फिर उस सूरत में आपकी इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज होना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट कब डिक्रीज होगी, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू the change in another factor which is investment demand। ठीक है, अगर आपकी डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंक्रीज हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट आता है। अच्छा जी, अब अगर इन्वेस्टमेंट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, टू द राइट। तो एट एनी गिवन इंटरेस्ट रेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नाउ ग्रेटर। ठीक है, सो द इक्विलिब्रियम मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब सेविंग तो फिक्स है लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, तो जब डिमांड बढ़ गई है तो दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो इक्विलिब्रियम लेवल होगा दैट वुड रिमेन सेम। सिर्फ डिमांड बढ़ने से इफेक्ट क्या हुआ है कि उसकी प्राइस विच इज द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ गई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ सकी। क्यों? क्योंकि फंड्स ही नहीं है, सेविंग तो फिक्स है, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स तो फिक्स है, तो बेशक डिमांड बढ़ भी जाए तो सप्लाई तो नहीं बढ़ी ना। तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि गिवन सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स पे जब डिमांड बढ़ जाएगी तो योर रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड इंक्रीज। ठीक है, अच्छा अब ये दूसरा केस है, यहाँ पर ये जो पहले वाला केस हमने किया है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेविंग की जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है और सेविंग कर्व इज वर्टिकल। अब हम एक और सिनेरियो देखेंगे, क्योंकि वर्टिकल सेविंग कर्व का क्या मतलब है, दैट मीन्स के सेविंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो,
जो सेविंग है वो फिक्स्ड रहती है। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो हम पढ़ते हैं जिसमें सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से सप्लाई ऑफ सेविंग या सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स भी चेंज होती है। तो उस केस में हमारा जो सेविंग कर्व है दैट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज होंगी, लोग ज़्यादा सेव करेंगे ताकि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो इस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास जब इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, और सेविंग आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है, तो जब इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी तो उसका तो वही इफेक्ट आएगा कि इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने की वजह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब जो इक्विलिब्रियम आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव हुआ है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से आपकी जो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स है वो भी बढ़ जाएगी। तो पहले तो सिर्फ ये हुआ था ना कि इन्वेस्टमेंट सेम लेवल पर रहती है, क्योंकि सेविंग के लिए फंड्स, जो सेविंग वाले फंड्स थे वो अवेलेबल ही नहीं थे बोरो करने के लिए, क्योंकि सेविंग फिक्स थी। तो इन्वेस्टमेंट के बड़े बगैर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया था। लेकिन when saving is a function of real rate of interest, तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो आपकी जो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स है वो भी बढ़ जाएगी। तो अब इक्विलिब्रियम बी पॉइंट पर है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है लेकिन साथ साथ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। हायर इंटरेस्ट रेट ने लोगों को इंसेंटिव दिया है कि वो अपनी सेविंग को इंक्रीज करें और सप्लाई बढ़ाएं लोनेबल फंड्स की। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट इट। हमारा ये जो चैप्टर 3 है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। वी हैव बेसिकली आंसर्ड 4 क्वेश्चंस अबाउट द यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ जीडीपी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि इकोनॉमी का आउटपुट कितना प्रोड्यूस होता है और इकोनॉमी की इनकम कैसे डिटरमिन होती है। And then we saw कि जो income है from the production, how is it distributed among the different factors of production like labor and capital. And then we studied कि who buys the output of the economy, मतलब डिमांड क्या है इकोनॉमी में। तो हमने देखा है कि हमारी कंजम्पशन डिमांड है, इन्वेस्टमेंट डिमांड है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। एंड लास्टली वी सॉ जस्ट नाउ कि what equilibrates the demand for and the supply of goods and services, and what ensures that desired spending on consumption and investment and government purchases equals the level of production. इसमें हमने सप्लाई साइड और डिमांड साइड को कंबाइन करके इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट स्टडी किया और फिर हमने उसके इक्विवेलेंट ही देखा कि जब गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है तो कैसे लोनेबल फंड्स मार्केट में भी उस टाइम पर इक्विलिब्रियम होता है थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और उस सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट क्या वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल करता है, दैट इज द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके जी, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू।